हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीएसएल की बात करेंगे। एंड सीडीएसएल हमारे ओपिनियन में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कैपिटल मार्केट्स है। पर सीडीएसएल की बात चालू करने से पहले हम लोग यहाँ पे दो बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल्स की बात करेंगे जो वॉरेन बफेट बार बार अपने कोटेशंस में बोलते हैं। तो पहला कोटेशन वॉरेन बफेट का कुछ ऐसा है दैट द बेस्ट बिजनेस इज टू ओन इज द वन दैट इज लाइक अ रॉयल्टी ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर्स। माने सबसे अच्छा बिजनेस टू ओन इज द वन विच इज लाइक अ टोल रोड, जहां पे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। सपोज करते हैं अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो बीच में आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक्चुअली में एक टोल रोड या टोल कलेक्टर का काम करते हैं। सेकेंडली वॉरेन बफेट हमें बार बार क्या समझाते हैं, 1979 के लेटर में भी समझाया, 1991 के लेटर में भी समझाया, 2007 के लेटर में भी समझाया। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर सक्सेस, अगर कोई भी इन्वेस्टर 10-20 साल के लिए बैठता है, जैसे हम डीवीज की बात करें तो डीवीज भी ऑलमोस्ट 300 या 400 बैगर है लास्ट 20 ईयर्स में, या पीआई इंडस्ट्रीज की भी बात करें 500 बैगर है लास्ट 2 डेकेड्स में। क्या रीजन है इनका? यहां पे वॉरेन बफेट हमें बार बार एक चीज बताते हैं कि दैट द बेस्ट बिजनेस इज टू ओन is the one that can keep redeploying incremental capital at high rates of return। अब इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि आपको उसका डीपली मीनिंग समझ आता है तो हमारी जो बेसिकली चैनल का नाम है स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग, तो आप इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग का ही मीनिंग समझ जाएंगे। इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि अगर आप सपोज करो एक 100 रुपए की दुकान लगाते हो, या फिर अगर आप 100 रुपीज एक दुकान के अंदर कैपिटल लगाते हो, अब उस 100 रुपीज पे 30 रुपीज अर्न करते हो, तो बेसिकली आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 30% के आसपास हो गया। अगले साल अब आपके पास एक ऑप्शन है कि क्या आप इस कैपिटल को एज अ सैलरी पूरा अपने पास निकाल लो, या तो इस बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट कर देते हो तो उसको हम कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट मोड है। तो अगर हम ये डीवीज हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज फाइनेंस की बात करें तो इन बिजनेसेस के अंदर एक री इन्वेस्टमेंट मोड का एंगल है। Whereas, अगर हम कैस्ट्रॉल जैसे बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर हाँ, जो पुरानी दुकान पे 100 रुपए लगाए थे उस पर मैं 70-80 रुपए जरूर कमा रहा हूं, बट वो 70-80 रुपीज में कहीं और अब रीडिप्लॉय नहीं कर सकता, माने कहीं और मैं नहीं लगा सकता। इस वजह से कैस्ट्रॉल जैसे बिजनेसेस एक गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह बन जाते हैं, जहां पे एक इन्वेस्टर सिर्फ एक जो डिविडेंड यील्ड है उसके लिए इन्वेस्ट करता है, एंड हार्डली कभी कभी 10-11 साल में 1-2 बारी टेलविंड आती है, थोड़ी बहुत उसमें री रेटिंग मिल जाती है। बट आई थिंक अगर इंडियन मार्केट में है आप, तो नेचर ऑफ द इंडियन मार्केट इज अ ग्रोथ मार्केट, तो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रोथ, देयर इज नो अदर वे अराउंड दिस। सिमिलरली आज एक अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहां पे आज हम इतने ज्यादा लकी क्यों हैं? क्योंकि एक न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन्वेंट हुए हैं, एंड इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस का क्या नाम है? एसेट लाइट कंपाउंडर्स। माने अब ऐसी दुकानें लगने लगी हैं, अब ऐसी शॉप्स लगने लगी है जिनमें एसेट्स की जरूरत ही नहीं है। सीडीएसएल भी एक वैसा ही एग्जाम्पल है। तो वॉरेन बफेट 2007 के लेटर में बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक ग्रेट बिजनेस होता है, एक गुड बिजनेस होता है और एक ग्रूसम बिजनेस होता है। तो ये तीनों बिजनेसेस एक बैंक अकाउंट की तरह है। ग्रेट बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट आएगा आपको अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़े, ग्रूसम बिजनेस में सबसे कम आएगा, एंड एक्चुअली इन्फ्लेशन उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किल कर देगी। इन्फ्लेशन माने महंगाई, क्योंकि बार बार हर चीज का दाम तो बढ़ता ही जाता है। हमने सुना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बार बार बताते हैं कि एक चवन्नी या एक अठन्नी में मैं कितना कुछ कर लेता था, बट एक्चुअली में अब वो बार बार बोलते हैं कि अब तो 2000 का नोट भी कम है, 1000 रुपए का नोट भी कम है, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो ग्रूसम बिजनेस है उसमें इन्फ्लेशन ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो खा जाएगा। फिर एक गुड बिजनेस है। गुड बिजनेस कैसे बिजनेसेस है? जहां पे 15-20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आते ही जा रहा है। तो ग्रेट बिजनेसेस में वॉरेन बफेट का एक बिजनेस था जिसमें इन्वेस्ट करा था, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ सीज कैंडी। अब सीज कैंडी की स्टोरी बताते हैं कि जब इन्होंने इन्वेस्ट करा था तो उस दुकान के अंदर या उस शॉप के अंदर सिर्फ $8 मिलियन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड था, माने सिर्फ $8 मिलियन कैपिटल एम्प्लॉयड था। जो फास्ट फॉरवर्ड टू 2006, आई थिंक उनकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी शायद से 1979 या 1986 में थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2006 उस दुकान के अंदर 40 मिलियन कैपिटल एम्प्लॉयड था, माने $38 मिलियन का कैपिटल और एम्प्लॉय करा। एंड इतना कैपिटल एम्प्लॉय करने पे बिजनेस ने इंक्रीमेंटली इतना ज्यादा रिटर्न कमा लिया, माने इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल सीज कैंडी के अंदर वॉरेन बफेट का क्लोज टू 240% के आसपास था, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल उतना नहीं लगा पर बिजनेस का रिटर्न काफी ज्यादा आ गया। तो इनको हम कहते हैं एसेट लाइट कंपाउंडर्स। पर अब सीज कैंडी के अंदर एक क्या प्रॉब्लम थी कि कैंडी की कंजम्पशन यूएस में या चॉकलेट्स की कंजम्पशन यूएस में सिर्फ 0.5% या 1% से बढ़ती है, तो माने मार्केट काफी स्लो ग्रोइंग है। पर जब हम सीडीएसएल की बात करेंगे तो सीडीएसएल एक्चुअली इज लाइक द सीज कैंडी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, माने इट्स लाइक अ कैंडी बिजनेस फॉर कैपिटल मार्केट्स।
एंड यहाँ पे अगर इनकी ग्रोथ की बात करते हैं डिपॉजिटरीज की, तो यहाँ पे 12 to 14% CAGR आ रहा है। तो माने यहाँ मेरे को एसेट भी नहीं बहुत ज्यादा री इन्वेस्ट करना पड़ा, एंड सेकेंडली जो मार्केट की ग्रोथ है वो 12 to 14% ग्रोथ आ रही है। सो दिस इज ट्रूली एन एसेट लाइट कंपाउंडर। अब हम समझते हैं कि हमें डिपॉजिटरीज की जरूरत क्यों है फर्स्ट प्लेस में, एंड डिपॉजिटरीज का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, एंड साथ साथ हम इसके इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आज कितनी डिपॉजिटरीज हैं, सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज ही क्यों एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि डिपॉजिटरीज का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स देखते हैं तो पहले हमारे पास जो रिंग ट्रेडिंग सिस्टम होता था, जिसको हम ओपन आउटक्राई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आप सबने हर्षद मेहता का शो देखा होगा और उसमें हमने देखा था कि कैसे रिंग के अंदर जो ब्रोकर्स हैं वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे थे। आई थिंक जो जितने भी जॉबर्स थे वो बार बार जा रहे थे, एंड कैसे कैसे वहां पे लोगों के बीच में लड़ाइयां भी होती थी। एक्चुअली उस टाइम पे पेपर बेस्ड सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। उसके बाद स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आया, देन आजकल तो फोन बेस्ड ट्रेडिंग आ गए, एंड देन थोड़ा शिफ्ट टुवर्ड्स AI भी चल रहा है, विच आई थिंक बहुत मुश्किल होना। बट अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके कैपिटल मार्केट्स इलेक्ट्रॉनिक जा रही है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि क्योंकि पेपर का बहुत यूसेज था 1995 1996 तक, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। पहली प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर पेपर की यूसेज की वजह से एक फ्रॉड का काफी रिस्क रहता था। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती थी, क्योंकि पेपर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, तो सेकेंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी कि कभी कभी लेट डिलीवरीज हो जाती थी, एंड लेट डिलीवरीज के साथ साथ कभी कभी तो डिलीवरी नहीं होती थी। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप आज अपने कोई भी ब्रोकिंग ऐप खोल के कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, एंड आपको पता लगे कि आपके डीमैट में वो या फिर आपके डीपी के अंदर वो 30 डेज बाद डिलीवर होगी, तो अगर इतनी लेट डिलीवर होएगा तो एक्चुअली सिस्टम के अंदर ट्रस्ट लूज हो जाता है। तो जैसे जैसे इंडिया की कैपिटल मार्केट्स इवॉल्व हुई, वैसे वैसे करके 1996 में सेबी ने एक लॉ निकाला, जिसकी वजह से जो जितनी भी जो डिपॉजिटरीज हैं वो एक्चुअली उनकी लीगल क्रिएशन इनेबल हुई। तो यहां पे 2 डिपॉजिटरीज है हमारे पास, पहली है NSDL एंड सेकेंड है CDSL। तो एक डिपॉजिटरी करती क्या है, तो पहले अगर हम एक बैंक अकाउंट का एग्जांपल देखें, तो बैंक अकाउंट क्या करता है कि बेसिकली आपके फंड को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। सिमिलरली जो डिपॉजिटरी है वो क्या करती है कि आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, एंड उसका जो भी सेटलमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट करती है। एंड आपके पास क्या क्या सिक्योरिटीज हो सकती हैं, आपके पास डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपके पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके पास ETFs हो सकते हैं, आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके यूनिट्स भी हो सकते हैं, यहां तक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी आप अपनी डिपॉजिटरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे डिपॉजिटरी का वैल्यू प्रोपोजिशन देखते हैं, तो यहाँ पे तीन की पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला की पार्टिसिपेंट है डिपॉजिटरी, जब हमने बात करी कि NSDL है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, दिस इज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड सेकंड है आपकी CDSL, जो 1999 में सेटअप हुई थी, दिस इज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर बीच में आपके आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स या फिर जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, यहाँ पे NBFCs भी हैं। ब्रोकर्स में कौन कौन आता है, जीरो था, राइट, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, ग्रो ऐप, राइट। सो ये सारे हमारे ब्रोकर्स के बीच में आते हैं। एंड थर्ड फिर आते हैं बेनिफिशियरी ओनर्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बेनिफिशियरी ओनर्स है ये कौन है, ये आपके और मेरी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग हैं। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, दैट इज जीरोधा एंड ग्रो एंड अदर्स, तो बेसिकली ये फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपका जो स्टॉक है वो जाके आपकी जो डिपॉजिटरी है उसके अंदर सेटल होता है, क्योंकि आपकी डिपॉजिटरी एक्चुअली एक तिजोरी की तरह है जहां पे आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सेव होती है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन समझना है तो बस यही जान के रखिए कि डिपॉजिटरी आपकी तिजोरी की तरह है, एंड जितने भी ब्रोकर्स हैं वो उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। पर यहाँ पे आप सोचेंगे कि आपको बेनिफिशियरी ओनर्स क्यों कहते हैं। रीजन बीइंग, अगर जो पहले जो फिजिकल शेयर्स आते थे तो एक्चुअली वहां पे कंपनी की बुक्स में आपका नाम लिखा होता था एज रजिस्टर्ड ओनर्स। पर अब जो NSDL एंड CDSL है ये उन स्टॉक्स के रजिस्टर्ड ओनर्स हैं, एंड आप उन स्टॉक्स के बेनिफिशियरी ओनर्स हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखने वाली है, अगर हम पूरा सिस्टम समझते हैं कि सेटलमेंट और ये सब कैसे होता है, तो पहले प्रोसेस में हमारे पास क्या आता है कि सपोज करते एक सेलर है, अगर सेलर ऑर्डर डालता है सेल करने का, तो जो उसका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, सपोज करते जीरो था है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो DP ऑफ सेलर है वो जितने भी शेयर्स है वो ट्रांसफर कर देता है टू दी BO अकाउंट, जो क्लियरिंग मेंबर है उसकी तरफ जाता है। एंड यहाँ पे जो CDSL है उनके पास ऑर्डर आता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो पे इन ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तो जो आपके स्टॉक्स हैं उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम क्लियरिंग मेंबर टू द पूल अकाउंट ऑफ सेलर्स,
टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीसीसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उससे जाते स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड जो क्लियरिंग बैंक है वहां पे। फिर सिमिलरली अगर आपने सेल करा है तो उसका कोई बायर भी होएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज होता है, क्योंकि किसी ने सेल करे तो कोई स्टॉक को बाय भी कर रहा होगा। सिमिलरली फिर बीच में यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि स्टॉक्स कॉमनली सीडीएसएल एंड एनएसडीएल में ही रहते हैं, तो पे आउट ऑफ सिक्योरिटी होता है। बेसिकली यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो मूव करती है फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू क्लियरिंग मेंबर। तो यहाँ पे जो बायर है उसके डीपी की तरफ आती है, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ बायर, एंड जो बायर है फोर्थ स्टेप में उसके पास डिलीवरी इंस्ट्रक्शन आती है फ्रॉम इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड पूरे प्रोसेस के अंदर सीडीएसएल और एनएसडीएल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड टू ट्रांसफर देम बिटवीन अकाउंट्स इन अ डिपॉजिटरी। तो इट इज लाइक अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, माने एक सॉर्ट ऑफ तिजोरी है। इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखिए। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर मैं जर्मनी की बात करूं या अगर मैं कनाडा की बात करूं, तो इन कंट्रीज में भी सिर्फ एक ही डिपॉजिटरी है। एंड इन तीनों कंट्रीज की जो डिपॉजिटरी है दैट इज ओनली ऑपरेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस। सिमिलरली अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही डिपॉजिटरीज हैं विच आर ऑल्सो ऑपरेटेड बाय बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? तो यहाँ पे 5 सोर्सेज ऑफ की एंट्री बैरियर्स हैं। तो पहला सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर समझते हैं डिटेल के अंदर। पहला सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर है लाइसेंस कॉस्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्थ। माने आपकी 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए अगर आपको लाइसेंस लेना है डिपॉजिटरी खोलने के लिए, तो विच बहुत कम लोग इतना अमाउंट लेके आ सकते हैं। तो पहला है लाइसेंस कॉस्ट। सेकेंड सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर इज स्विचिंग कॉस्ट, एंड एक्चुअली में स्विचिंग कॉस्ट के साथ साथ यहाँ पे एग्जिट बैरियर्स भी हैं। स्विचिंग कॉस्ट माने सपोज करते हैं आप जीरो था एंड आप सीडीएसएल के साथ ग्रो कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आप ऑल ऑफ अ सडन इतना आपका जो क्रिटिकल डेटा है आप इजीली स्विच नहीं कर सकते क्योंकि आपके बिजनेस में डिसरप्शन आ जाएगी। तो यहां पे ये एक एलिमेंट ऑफ स्विचिंग कॉस्ट है। एंड स्विचिंग कॉस्ट के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर क्या एलिमेंट है? एग्जिट बैरियर्स का, जो हमारे सीडीएमओ एंड क्रैम्स बिजनेस में भी है। सिमिलरली डिपॉजिटरी पार्टी जो डिपॉजिटरीज हैं इनके पास भी एग्जिट बैरियर बिजनेस के अंदर इनबिल्ट है। इजीली माने आप अपना जो डिपॉजिटरी है उसको स्विच नहीं कर सकते। फोर्थ की सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर अगर हम इसमें देखें तो फोर्थ की सोर्सेज ऑफ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, माने यहां पे जितनी भी डिपॉजिटरीज है इस बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट काफी है। एंड यहां पे 2 चीजों से फिक्स कॉस्ट आता है। पहला फिक्स कॉस्ट आता है एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से, माने जो भी मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, एंड सेकंड फिक्स कॉस्ट आता है मेरे आईटी सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो यहां पे 2 सोर्सेज ऑफ फिक्स कॉस्ट है। ये बिजनेस काफी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है। तो माने अगर किसी और को मुझसे कंपीट करना है तो उसको काफी साल के लिए लॉस मेकिंग रहना पड़ेगा जब तक वो कस्टमर्स विन करता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट जाके वो प्रॉफिटेबल होएगा, तब तक उसको लॉस मेकिंग ही रहना पड़ेगा। एंड लास्ट की सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर इज रेगुलेशन। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 2017-18 में सेबी ने यहाँ पे एक जो रेगुलेशन थी कंपटीशन की वो हटा दी थी, और लोग भी आके डिपॉजिटरी खोल सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली और लोग आके नहीं खोल रहे क्योंकि यहाँ पे एग्जिट बैरियर्स है बिजनेस में। तो इसको हम कहते हैं मोट अटैक। मोट अटैक माने कि कंपेटिटिव एडवांटेज पे अटैक हुआ बट एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि इस बिजनेस में कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी को यह समझना है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स कैसे देखते हैं, अगर किसी को यह जानना है कि इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करते हैं एंड कैसे हम कंपेटिटिव एडवांटेजेस ढूंढते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स में, एंड अगर किसी को जानना है कि हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स में कैसे देखते हैं, कि हम कंपेटिटिव एडवांटेजेस कैसे ढूंढते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, हम इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स को कैसे देखते हैं, हम टूल्स टू रिसर्च क्या है कि डिफरेंट टूल्स कैसे आप यूज कर सकते हैं रिसर्च करने की, उसमें एनुअल रिपोर्ट आपको कैसे पढ़नी है, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैसे पढ़नी है। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप। एंड साथ साथ एसओआईसी मेंबरशिप में वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग एसओआईसी डीप डाइव्स, जो एसओआईसी कंटिन्यूअस लर्निंग क्लासेस का पार्ट है। तो रिसेंटली हमने एसओआईसी कंटिन्यूअस लर्निंग में एक बहुत डिटेल्ड चेकलिस्ट रिलीज करी थी जो ऑलमोस्ट 8 to 9 पेजेस की है। एंड वी ट्रूली बिलीव अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर उस चेकलिस्ट को फॉलो कर ले तो 90% ऑफ द टाइम्स उनका जो वॉरेन बफेट के 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, दैट इज डू नॉट लूज मनी एंड सेकंड रूल इज डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1, वो तो आराम से फॉलो हो ही जाएगा कि अगर आप सिर्फ चेकलिस्ट के बेसिस पे इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो लूज नहीं होएगा। एंड साथ साथ कंटिन्यूअस क्लासेस में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एसओआईसी डीप डाइव्स। एसओआईसी डीप डाइव्स में एवरी मंथ
we'll be deep diving into one sector, starting with the insurance sector in the month of August, and साथ साथ we'll be deep diving into one business. तो इंश्योरेंस सेक्टर के बाद हमारा जो डीप डाइव है that is planned on an agrochemical business, जो अभी भी काफी लोगों को पता नहीं है जिसके बारे में, and उसमें we'll be doing a full detailed deep dive. If someone is interested in the course, the link is in the description below. Now coming back to CDSL, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि CDSL पैसे कैसे कमाता है और how does it make money या फिर how does it earn revenue. तो CDSL के अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है. तो पहला सोर्स ऑफ अगर हम रेवेन्यू देखते हैं CDSL के केस में, तो पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एनुअल इशुअर चार्जेस. एनुअल इशुअर चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, तो अगर हम यहाँ इनके फाइनेंशियल ईयर 13 में रेवेन्यूज देखें तो 39 करोड़ के थे. फिलहाल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 में देखूं तो इनका रेवेन्यू एनुअल इशुअर चार्जेस से 86 करोड़ का हो गया. सो बेसिकली एनुअल इशुअर चार्जेस इज लाइक अ कस्टोडियल फी. तो सपोज करते हैं कोई कंपनी लिस्टेड है, एग्जाम्पल लेते हैं लॉरस लैब्स का. अगर लॉरस लैब्स लिस्टेड है, राइट, तो लॉरस लैब्स को जितने भी फोलियो होल्डर्स हैं उनके लिए कस्टोडियल फी देनी पड़ती है. कि सपोज करते हैं लॉरस लैब्स में 3 या 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ 3 या 4 लाख फोलियोज हैं जो लॉरस लैब्स के पास हैं, तो उनके लिए कस्टोडियल फी देनी होती है. एंड व्हाट इज दिस कस्टोडियल फी? तो 2005 तक ये कस्टोडियल फी का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो CDSL एंड NSDL ने जो सेबी से बात करी एंड सेबी ने यहाँ पे कस्टोडियल फी लगाई एक फ्लैट स्लैब पे. तो 2009 में दे वर चार्जिंग क्लोज टू 5 रुपीज पर फोलियो, बट 2014-2015 में ये 5 रुपीज से 11 रुपीज कर दिया गया. तो 11 रुपीज पर फोलियो कस्टोडियल फीस देती है लिस्टेड कंपनीज. एंड 2015 से लेके अभी तक ये नहीं इंक्रीज हुआ, इसका अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ. तो यहाँ पे ये भी ऑप्शनैलिटी कि ये भी इंक्रीज हो सकती है. जैसा हमने IRCTC के बिजनेस में देखा था कि एक्चुअली में वो बिजनेस ऐसा है कि जब आप रेलवे में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द जर्नी से लेके एंड ऑफ द जर्नी तक IRCTC आपके साथ रहता है. सिमिलरली एक कंपनी जब लिस्ट होना चाहती है तो बिगिनिंग ऑफ इट्स जर्नी से लेके एंड ऑफ इट्स जर्नी तक, जब वो कंपनी डीलिस्ट हो या फिर वो कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए या लिस्टेड नहीं रहती, तब तक CDSL और NSDL आपके पास रहता है. तो अगेन दिस इज कंप्लीटली अ टोल टैक्स ऑन समवन एल्सेस ग्रोथ. और यहाँ पे क्या टोल टैक्स है? दिस इज अ टोल टैक्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट्स. क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में आज रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन काफी बढ़ते जा रही है. अगर हम यहाँ पे देखें तो NSE के ऊपर जो भी डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हैं, दे आर ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 22%. एंड साथ साथ अगर हम ये देखें कि रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कितना पार्टिसिपेशन है, तो क्लोज टू 45% पार्टिसिपेशन हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स का. तो एक्चुअली दिस इज अ मेगा ट्रेंड इन मेकिंग, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग्स, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड. तो इसी से रिलेटेड जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो सपोज करते हैं जब लॉरस लैब्स का IPO आया था 2015 से 16 में, तो जैसे हमने IRCTC में बात करी थी, अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप IRCTC की ऐप पे करते हैं. सिमिलरली अगर लॉरस लैब्स को लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो वहां पे उनको जब IPO के चार्जेस हैं, राइट, तो IPO के चार्जेस भी कॉर्पोरेट्स को देने पड़ते हैं. आई थिंक क्लोज टू 10 रुपीज पर फोलियो है जब IPO का एलोकेशन होता है, तो वहां पे भी 10 रुपीज है. तो बिगिनिंग ऑफ जो कंपनी की जर्नी है उससे भी IPO के साथ साथ और भी एक चार्ज है, दैट इज कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस. तो कभी भी कोई कंपनी स्प्लिट करती है, बोनस करती है, राइट, अगर बोनस शेयर्स इशू करती है, सो दीज आर नोन एज कॉर्पोरेट एक्शंस. इनके लिए भी एक्चुअली में CDSL एंड NSDL चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट. तो जैसे IRCTC में था कि आप पूरी जर्नी में, सिमिलरली CDSL एक IRCTC की तरह है इन कंपनीज की लिस्टेड जर्नी में. एंड यहाँ पे और क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि और इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, इस टाइम पे वोटिंग का काफी ट्रेंड आ गया एंड AGMs का ट्रेंड आ रहा है. तो माने आप अपनी फोन की एप्लीकेशन से ही वोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यूज देखते हैं इनके IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से, तो ये रेवेन्यूज 4.9 करोड़ से ऑलमोस्ट 34.5 करोड़ हो गए लास्ट 8 to 9 ईयर्स में. तो माने अगेन ये चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. पर जो एनुअल इशुअल चार्जेस हैं दे आर एन्युटी इन नेचर. एन्युटी इन नेचर माने बहुत हाई रेकरिंग रेवेन्यू, माने ये रेवेन्यू रेकर करता है नेचर में. पर जो IPO और ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट है, डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने IPOs आ रहे हैं. थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस. तो ट्रांजैक्शन चार्जेस
लास्ट 8 ईयर्स में 22 करोड़ से 120 करोड़ आ गए। एंड ये भी जो मार्केट है उससे काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में क्या होता है, तो बेसिकली जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जब भी कोई डेबिट ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बेसिस पे चार्ज होते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ CDSL और NSDL के केस में देखें तो रफली 5 रुपीज पर डेबिट ट्रांजैक्शन ये लोग चार्ज करते हैं। सपोज करते हैं अगर आपके पास 1000 शेयर्स थे किसी कंपनी के, अगर आप उसको सेल ऑफ करते हैं तो 5 रुपीज एज अ डेबिट ट्रांजैक्शन आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके लिए साथ चार्ज होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। एंड दीज आर ऑल्सो मार्केट लिंक्ड, क्योंकि कितनी ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है मार्केट में, तो वो भी इस पे डिपेंडेंट है कि मार्केट में एनवायरमेंट कैसा है, कि बहुत ज्यादा बुल मार्केट चल रही है, बेयर मार्केट चल रही है। बट एक्चुअली में अगर मैं मार्केट्स को हटाऊं तो जैसे जैसे इंडिया में कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे हमें ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लास्ट 8-9 ईयर्स में काफी स्ट्रक्चरली ग्रो हो रहा है। एक और यहाँ पे हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखें जो अदर्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे जैसे हमने EAGMs की बात करी, तो अब कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली AGMs कर रही है क्योंकि ऑफलाइन तो हो नहीं पा रही। एंड साथ साथ E-वोटिंग की बात हो रही है। तो अगर मैं E-वोटिंग में देखूं तो यहाँ पे कुछ क्लोज टू 5635 कंपनीज हैं जो CDSL की E-वोटिंग सर्विसेज अवेल करती है। एंड और भी अगर हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं एनुअल इशुअर चार्जेस में, तो एक आज इन दोनों बिजनेसेस के पास एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी क्या है कि क्लोज टू 80 to 85,000 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स अभी डीमटेरियलाइज नहीं हुए। डीमटेरियलाइज माने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं आए, अभी भी फिजिकल फॉर्म में आया तो उन्होंने करा ही नहीं। तो 80 to 85,000 कंपनीज में काफी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स भी हैं। तो धीरे धीरे इनके भी शेयर्स डीमटेरियलाइज हो रहे हैं। तो FY21 में CDSL पास कुछ 1650 कंपनीज ऐसी थी जिनके अनलिस्टेड शेयर्स डीमटेरियलाइज हुए हैं। तो ये भी एनुअल इशुअर चार्जेस का पार्ट है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रक्चरल ट्रेंड। तो यहाँ पे अब हम P2P कंपैरिजन करते हैं NSDL का CDSL के साथ। तो अगर हम P2P कंपैरिजन के अंदर देखें तो जहां पे अब इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटली इस टाइम पे CDSL जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं उसके अंदर CDSL पास 78% मार्केट शेयर है 2020 में, जो एक टाइम पे 39 या 55% भी होता था। वैसे अगर हम मार्केट शेयर में देखें तो CDSL का मार्केट शेयर लास्ट 13 ईयर्स में फ्रॉम 23% क्लोज टू 54% आ गया इन 2020। एंड इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे 4 या 5 मेजर रीजन है। पहला मेजर रीजन क्या है इसके पीछे कि CDSL एक्चुअली में इज अ प्रॉक्सी ऑन द ग्रोथ ऑफ कंपनीज लाइक जीरो था, क्योंकि जीरो था एक्सक्लूसिवली CDSL के साथ काम कर रही है। जीरो था इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड इट इज यूजिंग CDSL's डिपॉजिटरी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स बेनिफिशियरी ओनर्स। तो जितने भी फिनटेक ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, तो ये CDSL साथ ज्यादा काम करे NSDL से। इसके पीछे क्या रीजन है? पहला रीजन ये है कि NSDL का जो सर्वर है दैट इज ऑन प्रेमाइस, माने आपको अपने प्रेमाइस पे सर्वर लगाना पड़ेगा। whereas अगर हम CDSL की बात करें तो इनका सर्वर इज सेंट्रलाइज्ड, तो माने ज्यादा इट्स लाइक प्लग एंड प्ले, माने आपको अपनी प्रेमाइस पे नहीं लगाना। सेकेंड रीजन क्या है कि CDSL के साथ अगर आपको बेसिकली अकाउंट खोलना है तो आपको क्लोज टू 50 लाख डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। whereas अगर मैं NSDL पास देखूं तो आपके पास क्लोज टू आपको 1 करोड़ जो डिपॉजिट है वो रखवाना पड़ेगा। थर्ड थिंग क्या है कि CDSL एक्चुअली में टैरिफ बेस्ड स्लैब ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को, whereas NSDL फिक्स्ड रेट स्ट्रक्चर ऑर्डर करता है। एंड फोर्थ यहाँ पे क्या की डिफरेंस है जो CDSL पास इस वजह से ज्यादा मार्केट शेयर आ रहा है कि जो मिनिमम नेट रिक्वायरमेंट है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, एक ब्रोकर की CDSL साथ अकाउंट खोलने के लिए 2 करोड़ है। whereas NDSL साथ देखे whereas अगर हम NSDL साथ देखें तो इट इज मिनिमम क्लोज टू 3 करोड़। इस वजह से अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स देखते हैं जो CDSL या NSDL पास है, तो CDSL के पास इट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 18% CAGR। एंड CDSL फर्स्ट डिपॉजिटरी बनी है जिसके पास मोर देन 3 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं। NSDL पास ये ऐसा नहीं है, क्योंकि NSDL इज एक्चुअली टारगेटिंग मोर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड बैंक बेस्ड ब्रोकर्स। तो ये तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन था। इस टाइम पे CDSL NSDL से मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंटली भी ज्यादा मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो यहाँ पे समित वर्तक हमें बार बार बताते हैं, जो सेज 1 के CIO हैं, आई थिंक आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि उनकी एक फिलॉसफी है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को कि बी द डिस्रप्टर
एंड नॉट द वन हु इज डिस्टर्प्टेड। लुक फॉर कंपनीज विच आर गेनिंग मार्केट शेयर, क्योंकि जो कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी वही अर्निंग्स ग्रोथ कर पाएगी। तो CDSL के केस के अंदर भी इस टाइम पे यही चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं तो Q2 ऑफ FY18 की जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें CDSL के जो MD है उन्होंने क्या बोला था, जो अभी चेंज हो चुके हैं, कि CDSL should be seen as a company which is providing a platform for large databases and large scale digitization, and that could be any industry and not just confined to capital markets। तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या आया कि CDSL अपने आप को सिर्फ कैपिटल मार्केट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानता, वो अपने आप को काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मानता है। This is riding the trend of digitization and becoming a digital locker। तो 2015-16 में हम यहाँ पे इनकी सब्सिडरी से रेवेन्यू देखते हैं तो सब्सिडरी से हार्डली सिर्फ इनका रेवेन्यू कुछ 18% के आसपास था। वैसे अगर हम 2020 में देखते हैं तो सब्सिडरीज से रेवेन्यू 27% आता है। सब्सिडरीज इनकी करती क्या है, तो यहाँ पे इनकी 3 सब्सिडरीज हैं। एक तो है CDSL वेंचर लिमिटेड, दूसरी है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और तीसरी है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। तो जो CDSL वेंचर्स लिमिटेड है, तो एक्चुअली जो CDSL वेंचर लिमिटेड है ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है एंड क्लोज टू 2.16 करोड़ KYC रिकॉर्ड्स हैं इनके पास। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, तो बेसिकली अगर किसी ब्रोकर को किसी का अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे 85% रेवेन्यू जो CDSL का इस बिजनेस से आता है, तो 85% रेवेन्यू कम्स थ्रू फेच माने कि ऑलरेडी किसी का KYC हो रखा है एंड CDSL के पास उसका रिकॉर्ड है, तो वहां से 85% रेवेन्यू आएगा क्योंकि ब्रोकर आपका KYC फेच कर रहा है वहां से। बाकी 15% कहां से आता है कि जब न्यू कंपनी जब न्यू इंडिविजुअल्स आके अपना KYC करा रहे हैं एंड CDSL के पास उनका रिकॉर्ड है। तो दिस इज 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ओवर हियर। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है कि इट्स अ लाइब्रेरी बिजनेस, माने कि मेरे पास जितनी ज्यादा लाइब्रेरी उतना ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ इन अ वे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि जितना मेरे पास डेटा आते जाएगा अपने जितने भी इंडिविजुअल्स का मैं KYC करा रहा हूँ उतनी मेरे पास कंपेटिटिव एडवांटेज भी बढ़ते जाती है, क्योंकि इजीली कोई भी आके मेरे से वो डेटा फेच कर सकता है KYC का। तो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस जो इनकी सब्सिडरी में है। एंड ये बिजनेस एक्चुअली अगर हम इनका अगर इनके जो रेवेन्यूज है अगर हम उसमें देखते हैं जो अदर बिजनेस है इनका, तो ऑलमोस्ट इस बिजनेस के अंदर इनकी ग्रोथ 13 करोड़ से ऑलमोस्ट 48.3 करोड़ के आसपास आ गई है। एंड ये जो ऑनलाइन डेटा चार्जेस है अगर यहाँ पे भी हम देखें तो 11 करोड़ से ऑलमोस्ट 56 करोड़ का ये बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलती है, जो इनका सेकंड बिजनेस है इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस के अंदर अगेन ये इन्होंने स्टार्ट करा था एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंश्योरेंस जो फिजिकल कॉपीज हैं उनको भी ये डीमटेरियलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं एंड डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ये काम भी कर रहे हैं। क्लोज टू 5.5 लाख ई इंश्योरेंस अकाउंट्स हैं अभी इनके पास। एंड अगेन दिस इज अ ह्यूज ऑप्शनैलिटी विच कैन प्ले आउट। अभी मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस को डीमटेरियलाइज करना, बट एक्चुअली में गोइंग फॉरवर्ड इंश्योरेंस को डीमटेरियलाइज करना मैंडेटरी हो सकता है। थर्ड यहाँ पे जो इनकी सब्सिडरी है दैट इज इन द बिजनेस ऑफ कमोडिटी रिपोजिटरी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था कि अगर ट्रेडर या फार्मर जो है अगर वो अपनी गुड्स को प्लेज करता था फॉर लोन्स, तो वो जो किसी जो वेयर हाउस है उसके अंदर जाके अपनी गुड्स को रखते हैं एंड जो वेयर हाउस है वो एक फिजिकल रिसीट इशू करती थी। तो अब क्या हुआ है कि जब से CDSL आया है यहाँ पे, तो व्हाट द वैल्यू प्रोपोजिशन इज कि जो फिजिकल रिसीट है उसको हम डीमटेरियलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक रिसीट बना देंगे। तो अगर किसी बैंक को उस प्लेज्ड गुड्स के अगेंस्ट लोन देने हैं तो एक्चुअली में वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट है वो बैंक के लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि फिजिकल रिसीट के अंदर एक्चुअली में क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बायलैटरल थी वेयर हाउस एंड फार्मर के बीच में, तो एक फ्रॉड का रिस्क रहता है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम में। जो वेयर हाउस है उसको भी पता है कि मैंने ऑलरेडी एक जो रिसीट है जनरेट करके दी हुई है, जो फार्मर है उसको भी पता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक रिसीट है, मेरे पास एक प्रूफ है कि जो वेयर हाउस है उसने मेरी गुड्स प्लेज पे रखी है। एंड जो बैंक है उसके पास भी एक अच्छा प्रूफ और एक अच्छा ट्रांसपेरेंसी हो गया कि एक्चुअली में ये जो रिसीट है दैट कैन बी यूज्ड टू इन्वोक प्लेज, राइट। तो यहां पे भी ये थर्ड वैल्यू प्रोपोजिशन है इनका। तो CDSL का भी जब सब्सिडरीज से बिजनेस है क्लोज टू 30% ऑफ सेल्स है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या चीज हो सकती है कि ये अल्टीमेट ऑप्शनैलिटी बिजनेस है। अगर एक्चुअली में दिस एंड्स अप बिकमिंग अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सॉर्ट्स और अ तिजोरी फॉर मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो CDSL के अंदर मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज प्ले आउट कर सकती हैं। और भी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ऑप्शनैलिटीज क्या है वो चेक करते हैं। पहला सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी है जो प्ले आउट कर भी रहे, दैट इज अ प्लेजिंग प्लेटफॉर्म।
तो शेयर्स विल बी फॉर्मली प्लेज्ड विद द लाइक्स ऑफ CDSL एंड NSDL एंड दीज प्लेयर्स विल चार्ज अ स्मॉल फी। तो जो प्लेजिंग नॉर्म्स है अभी वो रिसेंटली चेंज करें सेबी ने, तो अब CDSL एंड NSDL के साथ शेयर्स फॉर्मली प्लेज हो रहे हैं एंड यहाँ पे OTP सेंड करते हैं, इस पे भी ये फी कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.7 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनके पास एंड धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट कितना इंक्रीज हो सकता है अभी ये बताना मुश्किल है। सेकंड की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी की है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। ये जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं 80 to 85,000 कंपनीज, उनके शेयर्स डीमटेरियलाइज हो सकते हैं। थर्ड की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी, हमने इंश्योरेंस की बात करी कि अगर इंश्योरेंस डीमटेरियलाइज हो जाती है मैंडेटरी तो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। फोर्थ की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी क्या है कि जो नेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो भी डीमटेरियलाइज हो सकते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी है। पर यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट की भी एक ऐप आई है बाय द नेम ऑफ डिजी लॉकर, तो वो भी काफी मतलब आई थिंक वो भी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। बट अगेन जो डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे जो डिपॉजिटरीज है उनका रोल अभी भी आ सकता है। एंड लास्ट की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी इन द बिजनेस इज कि यहाँ पे एक सिंगल डीमैट अकाउंट क्रिएट हो सकता है, माने एक यूनिफॉर्म डीमैट अकाउंट क्रिएट हो सकता है जहां पे आपके सारे फाइनेंशियल एसेट स्टोर हो सकते हैं। तो यहां तक आपको ये चीज भी पता हो, जो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं एक्चुअली आप अपने जो डिपॉजिटरी है उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं रादर देन स्टोरिंग इट विद योर RTA, राइट। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑप्शनैलिटी है एंड ये प्ले आउट कर सकती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर एक क्या की सोर्स ऑफ मेंटल मॉडल है ऑपरेटिंग लेवरेज का, एंड साथ साथ यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं की सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि एक एक्सटेंट के बाद जो मेरे फिक्स कॉस्ट है मेरे फिक्स रह जाते हैं एंड जो मेरी सेल्स ग्रोथ आती है दैट फ्लोज डाउन टू माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, माने मेरा मार्जिन एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि मेरा एक सोर्स ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पे अगर हम CDSL के बिजनेस में चेक करते हैं तो इनके दो बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ कॉस्ट हैं, दैट इज योर IT कॉस्ट एंड सेकंड इज योर एम्प्लॉय कॉस्ट। तो अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस देखें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो जब इनकी सेल्स ग्रो करती है तो ये कॉस्ट एज अ परसेंटेज कम ग्रो करते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं पावर ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो जब इनके रेवेन्यूज 2020 से 2021 में ऑलमोस्ट इनके रेवेन्यूज 40-50% से ग्रो करें, आई थिंक 30-40% से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस 60% से 38% आ गए। Whereas ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंशन देखते हैं तो 40% से 62% हो गई है। तो इसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस। Whereas जब सेल इनकी गिरती है तब क्या होता है कि इनके जो एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस हैं ये एज अ परसेंटेज बढ़ जाते हैं एंड एक्चुअली ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी हो जाती है इन बिजनेसेस में। तो इन बिजनेसेस को जस्ट लाइक सारेगामा हमने बात करी, टिप्स इंडस्ट्री हमने बात करी, एक्चुअली अगर हम वेब ग्लोबल की भी बात करें, हम IEX की भी बात करें, तो इन बिजनेसेस को हम बकेट 1 के अंदर डालते हैं SOIC की। एंड इन बिजनेसेस को एक हायर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए बिकॉज दीज आर हायर क्वालिटी बिजनेसेस, क्योंकि यहाँ पे EBITDA का जो फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन है वो काफी ज्यादा है। अभी मैं EBITDA टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं कह रहा। EBITDA क्या होता है? एक बिजनेस का बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। माने एक बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिना टैक्सेस के खर्चे के, बिना इंटरेस्ट के खर्चे के, बिना डेप्रिसिएशन के खर्चे के, माने एक ट्रू बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक्चुअली में ऑलमोस्ट सारा फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे टाइप ऑफ बिजनेसेस में। तो यहां पे 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे ऐसे बिजनेस में। एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर है जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो एक्चुअली बोलेगा इस बिजनेस में कि हम लोग एक्चुअली SIP कर सकते हैं क्योंकि इस बिजनेस का मल्टी डेकेड रनवे फॉर अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इंडिया की जो कैपिटल मार्केट्स हैं अभी भी क्लोज टू 1 to 1.5% ही फाइनेंशियल सेविंग्स है। अब जस्ट इमेजिन अगर ये 1 to 1.5%, 6-7% भी चले जाता है, जो जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इस टाइम पे देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि आपका RBI का जो रेपो रेट है वो 4% पे है, SBI के अंदर जो FD रेट है वो 4.5-5% पे है, तो हार के लोगों को स्टॉक मार्केट्स में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी प्ले आउट कर सकती है कि इट्स अ मल्टी डेकेडल रनवे फॉर अपॉर्चुनिटी। सेकंड क्या है? सेकंड कैसे लोग होंगे यहाँ पे जो ऐसा सोचेंगे, दिस एक्चुअली इज अ बिजनेस विच इज शैलो सिक्लिकल। अब 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, एक डीप सिक्लिकल, एक शैलो सिक्लिकल, एक कंप्लीटली स्ट्रक्चरल। तो CDSL जो मेरे को भी लगता है कि ये बीच में एक शैलो सिक्लिकल टाइप इंडस्ट्री के अंदर आता है। शैलो सिक्लिकल माने कि इनके रेवेन्यूज कुछ साल तो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे क्योंकि इनके अभी भी रेवेन्यूज क्लोज टू 35 to 40% आर लिंक टू द मार्केट्स। अगर हम ट्रांजैक्शन और IPO चार्जेस देखें तो 35 to 40% ऑफ रेवेन्यूज आर लिंक टू द मार्केट मूवमेंट्स, कि कितने IPOs आ रहे हैं, कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो यहाँ पे इन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है।
तो इनको शैलो सिक्लिकल कहते हैं इन बिजनेसेस को, कि जब इनमें डाउन टर्न आती है, माने इक्विटी मार्केट्स में बुल मार्केट फॉरएवर तो कंटिन्यू हो नहीं सकती, पर जब भी डाउन टर्न आती है ऐसी मार्केट्स में, तो ऐसे बिजनेसेस एक टिपिकली गुड अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर टू इन्वेस्टर्स टू अक्यूमुलेट। जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हमने देखा लास्ट डाउन टर्न आई थी तो कुछ ब्रोकरेजेस थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 350 रुपीज या 300 रुपीज के प्राइस टारगेट्स अनाउंस कर दिए थे, एंड आज वो बिजनेस 2300 रुपीज या 2200 का है, क्योंकि काफी ब्रोकरेजेस या काफी इन्वेस्टर ये भूल ही जाते हैं कि शैलो सिक्लिकलिटी एक बिजनेस का नेचर है। तो सेकंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टर वो ऐसे सोचेगा, बट एक्चुअली दोनों इन्वेस्टर्स अपने ओपिनियन में सही हैं, क्योंकि पहले इन्वेस्टर का लॉन्जेविटी पीरियड बहुत है, वो कहते हैं कि ये जो शैलो सिक्लिकलिटी है इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो 10-20 साल में कवर हो ही जाएगा। मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टर ये सोचता है कि एक्चुअली हम थोड़े बार्गेन में ले लेंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बताना कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है किस पे होनी चाहिए। एक हिडन आईटी कंपनी है उस पे हमें बनानी चाहिए, उसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, या तो सेकंड ऑप्शन मैं आपको देता हूँ क्या एलटीटीएस पे होनी चाहिए, या मैं आपको थर्ड ऑप्शन देता हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, या उनकी बुक रिव्यू होनी चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे को ये भी जो वीडियो पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो भी आप जरूर बताना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC।